कि इसमें तो कोई शक नहीं है, इस पे सब मुत्तफ़िक़ हैं कि फ़िल्म का जो मीडिया है वो लोगों के लिए, पब्लिक के लिए सबसे ज़्यादा ताकतवर है। ये बीमारी नहीं है जो फिल्मों में दिख रही है, बीमारी का सिम्टम है। फिल्में इतनी इम्पोर्टेंट, समाज से ज़्यादा, मुआशरे से ज़्यादा, मुल्क से ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं हो सकती ना। शायर अगर अपनी ज़ुबान से और ज़ुबान की नज़ाकतों से, मुहावरों से और उसकी खूबसूरती से वाकिफ़ हो तो वो फिल्मी गीत में भी नज़र आती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ख़राब शायर जो है वो अच्छा फिल्मी गीत लिखे। ज़बान ख्याल नहीं है, लफ्ज़ ख्याल नहीं है, लफ्ज़ वो ईंटें हैं जिनसे ख्याल बनते हैं। वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी। वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी। जिधर से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है। दानिश भाई के इस शेर के साथ इस आफ्टरनून की शुरुआत हो रही है और तीन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़हीन, बहुत ही कमाल के हमारे दोस्त, हमारे सीनियर्स यहाँ पर हैं जिनकी गुफ्तगू सुनने का इंतज़ार हम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं उनका जिक्र करना चाहता हूं जो इस सेशन को मॉडरेट करेंगे, जिनके सवाल जो होते हैं वो बड़े दिलचस्प होते हैं और वो उसका इंतज़ार हम सब करते हैं। आदिल हाशमी साहब इस सेशन को मॉडरेट करेंगे। बहुत सारा काम किया है, सैन फ्रांसिस्को से फिल्म मेकिंग में भी कोर्स किया है, सिखाते भी रहे हैं, लेकिन अभी बैक स्टेज कह रहे थे कि मैं ज़रा सी चीज़ पे मेरी गिरफ्त होती है, पकड़ होती है तो मैं उसको छोड़ के कुछ और करने लग जाता हूँ। तो एक अलग सेशन में आदिल साहब के साथ करूँगा। और उस तरफ जो बैठे हैं हम सब के फेवरेट हैं और इनके बारे में बहुत बार मुझे बोलने का मौका मिलता है। अब मैं यही कहता हूँ कि द वन एंड ओनली जावेद अख्तर। और क्योंकि जावेद साहब हम जानते हैं कैसा बोलते हैं तो उन्हीं का शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ। अगर पलक पे है मोती तो ये नहीं काफ़ी, अगर पलक पे है मोती तो ये नहीं काफ़ी, हुनर भी चाहिए अल्फाज में पिरोने का। जावेद अख्तर साहब। हम सब की फेवरेट ज़हरा आपा, हम सब जानते हैं शायरी में जो आपका नाम है। गाने भी लिखती रही हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं और आपका शेर ये है कि बहुत ही खूबसूरत शेर है। छोटी सी बात पे खुश होना मुझे आता था, छोटी सी बात पे खुश होना मुझे आता था, पर बड़ी बात पे चुप रहना तुम्ही से सीखा। ज़हरा निगाह। आज की इस गुफ्तगू का टॉपिक है फिल्मी और अदबी दुनिया। फिल्मी और अदबी दुनिया, फासले और नज़दीकियाँ। यहाँ से अदील भाई का माइक। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू सो मच। गगन बहुत बहुत शुक्रिया, जश्न रेख्ता का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी, आपकी, मेरी खुशकिस्मती कि हम एक ऐसे अहद में, एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं कि जो अहद और जो जगह ज़हरा आपा और जावेद साहब भी मौजूद हैं। ये हमारी, आपकी खुशकिस्मती है। खुदा इन दोनों को सेहतमंद रखे, तवाना रखे। ज़हरा आपा, ज़रा सा मौजू से हट के, जश्न रेख्ता एक रोमांटिक बात होती है। दो अच्छे शेर सुनिए, दो अच्छी तालियां बजा दी, शाम को गाना बजाना हुआ, बहुत अच्छा हुआ, वाह वाह की घर चले गए। क्या इससे ज़्यादा अहमियत है रेख्ता की, ज़ुबान की, या ऐसे फेस्टिवल्स की? क्योंकि कोई गहरी अहमियत भी हो सकती है इसके अलावा। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अदील ने जो सवाल किया, अहम सवाल है कि आप लोग यहाँ इतनी शौक़ से आते हैं, कभी आप म्यूज़िक से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, कभी आप तकारीर सुनते हैं, कभी आप शायरी सुनते हैं। ये तमाम चीज़ें अदब की असनाफ़ हैं, उस अदब का ही इससे ताल्लुक़ है। लेकिन मैं एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ये संजीव साहब का कमाल है कि वो इन तमाम फ़नून के, या तमाम इन तरीक़ों के ज़रिए से जो बुनियादी बात है रेख्ता की, वो अदब के अलावा तहज़ीब भी है। अदब और तहज़ीब का ये समझ लीजिए कि लाज़िम व मलज़ूम है एक दूसरे के लिए। आप शेर सुनते हैं, आप किस तरह सुनते हैं, उसके सुनने के आदाब क्या हैं,
ये आपको रेख्ता के ज़रिए आप सीखते हैं। आप तकारीर सुनते हैं, बाज़ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो इससे पहले आपने नहीं सुने होते, आप उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। जब आप यहाँ के जलसों से जाते हैं वापस, तो मुझे इसका पूरा यकीन है कि आपके दामन में कुछ कीमती चीज़ें ज़रूर होती हैं। किसी का कौल, किसी का शेर, किसी का अंदाज़, ये सब जुगनुओं की तरह आपके दामन में सिमट के आ जाते हैं, और यही रेख्ता की सबसे बड़ी खूबी है। इसीलिए ये कहा जाता है कि अदब और इल्म दोनों के लिए कि रेख्ता दोनों ही का ज़ामिन है। और मैं इस सिलसिले में संजीव की हिम्मत और उनकी बेगम की हिम्मत की बड़ी दाद देती हूँ कि बावजूद हज़ार मुश्किलात और तंगियों के वो बराबर अपने मयार को कायम रखे हुए हैं, और लोग बेतहाशा इसमें शामिल होते हैं, सुनने के लिए आते हैं। मेरे साथ जो साहब बैठे हैं, अब इनका आलम तो ये है कि इनका तारुफ अगर मैं करवाऊँ तो मेरा तारुफ फिर आपसे हो जाएगा, क्योंकि इनके तारुफ की तो किसी को ज़रूरत ही नहीं है। इनका आना हमारे लिए बहुत मुबारक फ़ाल है, और मेरी दुआ है कि सेहत तंदुरुस्ती के साथ रेख्ता के जलसों में ये बराबर आते रहें, और आप लोगों से बेपाया मोहब्बत वसूल करते रहें, और आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते रहें। इनकी बातों में गुलों की खुशबू। मैं जावेद को बाइक जनाब आपने बात बहुत जल्दी ख़त्म कर दी। अब शुरू हुई थी तो आराम से करते, कोई वक्त की कमी नहीं है, तो मैं फिर शुरू कर बहुत दूँ। ख़त्म कर दिया। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग सब यहाँ हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें बुलाया गया, मुझे बुलाया गया। इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर कमिंग है। ज़िंदगी जो है ज़्यादा से ज़्यादा वक्त के साथ सख्त, बेरंग और बड़ी मतलबी सी होती जा रही है। तो जब ये मौक़े होते हैं जहाँ कुछ दूसरी भी बातें हों, जहाँ सिर्फ फ़ायदा नुकसान की बात ना हो, जहाँ सिर्फ उन चीज़ों की बात ना हो जो बैंक में डिपॉज़िट की जा सकती है, तो अच्छा लगता है। क्या करें? और इसकी अहमियत क्या है, ये बड़ा अच्छा सवाल किया था हमारे भाई ने। देखिए, आर्ट, लिटरेचर और कोई भी फॉर्म ऑफ आर्ट जो है, खुसूसन मैं चूँकि इस वक्त लिटरेचर की बात हो रही तो लिटरेचर कहूँगा ख़ास तौर से, ये एस्पिरिन नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि हमने एक डोज ले ली लिटरेचर की और हम बिल्कुल अलग हो गए। ये विटामिन है। ये अगर आप इसे इस्तेमाल करते रहते हैं तो ज़िंदगी की खूबसूरती क्या है, एस्थेटिक्स क्या है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन में नशीन होती है, और आप में खूबसूरती को समझने का और उसकी इज़्ज़त करने का, एहतराम करने का सलाहियत बढ़ती है। खूबसूरती से मतलब सिर्फ चेहरे की या जिस्म की खूबसूरती नहीं है, खूबसूरती सलूक की, खूबसूरती सोच की, फ़िक्र की, समझ की। वो खूबसूरती। हर ख़राब जज्बा वो बदसूरत है, हर अच्छा जज्बा, हर अच्छा इमोशन, हर अच्छी फीलिंग खूबसूरत है। तो वो उससे हमें धीरे धीरे वाबस्तगी होती है और हम उसे पहचानने लगते हैं। दोयम ये कि ज़बान जो है, ज़बान ख़याल नहीं है, लफ्ज़ ख़याल नहीं है, लफ्ज़ वो ईंटें हैं जिनसे ख़याल बनते हैं। तो जब हम, जैसे ईंटों से मकान बनते हैं, ईंट तो मकान नहीं है, लेकिन हम जब अच्छी ज़बान पढ़ते हैं और पढ़ते रहते हैं तो हमारे पास वो सोर्स पैदा होता है। नहीं, वो भी ठीक कह रहे हैं जो कह रहे हैं, लेकिन आप मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात सुने तो दो बातें हमें पता चलती हैं। एक तो ज़बान हमें हमारे अपने ख़यालात को ज़्यादा फोकस में लाती है, क्लियर करती है, क्योंकि हमारे पास ज़बान है क्लियरली सोचने की। अगर ज़बान कम होगी तो हम साफ नहीं सोच पाए। दोयम ये कि दो बातें हमें लिटरेचर से पता चलती हैं जो ऑस्टेंसिबली कॉन्ट्रडिक्टरी। एक ये कि दुनिया में कैसे कैसे अलग अलग तरह के लोग हैं, और दूसरी बात ये कि दुनिया में सारे लोग कितने एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ये दोनों बातें हमें सिर्फ लिटरेचर बताता है। तो मुझे लगता है कि ये जो इस तरह की लिटरेरी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ये आपको एक इशारा देती हैं कि भाई क्या होमवर्क करना है आपको। बाकी अब आप होमवर्क करते हैं कि नहीं करते, आपकी मर्ज़ी है।
जावेद साहब ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ख्याल। आप दिन भर सोचते होंगे कि मुझे आज ये ख्याल आया, कल ये ख्याल आया, मुझे ये ख्याल ही नहीं आया। तो ये एक जुमले में मैंने अपने उस्ताद से पूछा कि ख्याल क्या चीज़ है। उन्होंने कहा, आप कोई चीज़ देखते हैं, महसूस करते हैं, समझते हैं, आपके जहन को जब कोई बात छू जाए और जहन को छू कर उसका रुख कुछ और हो जाए, अब वो जो आपके जहन से चीज़ निकली है वो आई तो कहीं से थी, पर अब ये वो नहीं रही, इसमें आपका कुछ अंग आ गया है और ये मुकम्मल आपकी भी नहीं है, आपने कहीं से ली थी। तो ये चीज़ पहली चीज़ की मानिंद है पर वो नहीं है, ये ख्याल है। और गालिब का एक मिसरा है, बिल्कुल वो वाला मिसरा नहीं आते हैं गैब से ये मज़ा में, बिल्कुल वो नहीं है। आदमी बजाय खुद एक महशर ख्याल। तो ख्याल, तो जावेद साहब मुझे ये ख्याल आया आपकी गुफ्तगू सुन के कि जो हमारा उन्वान या मौजू है कि फ़िल्मी और अदबी दुनिया, मुझे अंदेशा ये है कि अब फ़िल्मी और बेअदबी दुनिया हो चुकी है ये, लेकिन ये दुनियाएं फ़र्क हैं, क्योंकि आज से बहुत साल पहले जो गीत थे बिलखुसूस फ़िल्म्स के, वो शायरी हुआ करती थी, तो अदब उसका हिस्सा हुआ करता था। तो क्या अब ये दुनियाएं फ़र्क हो गई हैं फ़िल्म की और अदब की? देखिए, पहले तो हमें इस बात पे क्लियर होना चाहिए कि जो लोग फिल्में बनाते हैं, फिल्में लिखते हैं, फिल्में डायरेक्ट करते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, ये मार्स या वीनस से नहीं आए हैं। ये सब के सब इसी माशरे ने, इसी समाज ने, इसी सोसाइटी ने भेजे हैं। इस तरह के लोग क्यों आ रहे हैं जो इस तरह की फिल्में बनाते हैं, इस तरह के गीत लिखते हैं, इस तरह के गीत पसंद करते हैं, ये जिम्मेदारी आपकी। आप बताइए, आप सोसाइटी में कर क्या रहे हैं? एक, ये तो आप ही क्या से आए हैं, हमने थोड़ी पैदा किए थे। ये जो वाक़या है ये कोई एक वॉइड में नहीं है। दरअसल हम लोगों ने 40, 50 साल, 60 साल इस पे काम किया है कि हम यहाँ तक पहुँचे। ये हमारे हालात ऐसे हों, इसके लिए बड़ी मेहनत की गई है। हमने अपने बच्चों को अदब से, शायरी से, लिटरेचर से दूर रखा है कि बेकार की चीज़ें हैं, इससे थोड़ी तुम कमा पाओगे। तुम्हें वो पढ़ना चाहिए, वो सीखना चाहिए जिससे कुछ धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसा जोड़ो। तो हमारा पूरा जो तालीम का और एजुकेशन का सिस्टम रहा है वो हमेशा सिर्फ प्रोफेशन ओरिएंटेड रहा है। तो ज़बान सोसाइटी में श्रिंक कर रही है। मैं तो बम्बई में रहता हूँ, हर दिन मैं यंग लोगों से सुनता हूँ, यू नो व्हाट आई मीन, तो आई टेल देम नो आई डोंट नो। आपके पास हमारे यहाँ मुहावरे होते थे, कहावतें होती थी। आज आप कोई 30-40 साल का इंसान एक बता दीजिए मुझे, वो लड़की लड़का कोई जो कोई कहावत कभी बोलता, वो गायब हो गए सब। ज़बान श्रिंक कर रही है सोसाइटी में, ये उसका रिफ्लेक्शन है। ये बीमारी नहीं है जो फिल्मों में दिख रही है, बीमारी का सिम्टम है। फिल्में इतनी इम्पोर्टेंट, समाज से ज़्यादा, माशरे से ज़्यादा, मुल्क से ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं हो सकती ना। अगर आपको ये दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए कि सिर्फ कलाई में बुखार नहीं है, बुखार पूरे जिस्म में होता है। कलाई छू के आप देखते हैं, अब आप कलाई पे नाराज़ हो रहे हैं, ये क्या है, ये कोई रिस्ट है? अरे भाई, ये एक जिस्म का हिस्सा है, अगर इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है तो पूरे जिस्म का इलाज करो। ज़रा आपा, हमारे सेशन के बाद मुशायरा है शायर हजरात, ये बताइए कि कई दफ़ा जिक्र किया जावेद साहब ने पहले भी, आपको मालूम है कि जो बहुत अच्छे अच्छे शायर थे वो जब शायरी करते थे तो वो गीत भी लिखते थे, और उन्हीं गीतों में उनकी जितनी ऊंची पाए की शायरी थी वो झलकती थी। और शायद बहुत सारे दोस्तों को मालूम हो या ना हो कि कितने बड़े बड़े शायरों ने फिल्मों के गीत लिखे हैं। एक तो खैर यहीं मौजूद हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने लिखे हैं। वो कौन कौन लोग थे जो मशहूर शायर भी थे, उन्होंने गीत भी लिखे, और उसके बाद ये क्या हुआ कि हमने चीज़ों को फिल्मी कर दिया, कि जैसे फिल्मी होना जो है वो कोई मायूब चीज़ है और ये अदबी चीज़ अलहदा है, और फिल्मी होना जो है वो तो फिल्म का आदमी है, वो तो फिल्म की शायरी है। ये अलहदा कैसे हो गई चीज़ें? देखिए, ये बात गलत है। इसकी तफसील ये है, जैसे कि अभी अदील ने बताया, कि इसमें तो कोई शक नहीं है, इस पे सब मुत्तफ़िक़ हैं कि फ़िल्म का जो मीडिया है वो लोगों के लिए, पब्लिक के लिए सबसे ज़्यादा ताकतवर है। आप देखते हैं, आप फ़ौरन याद कर लेते हैं, डायलॉग याद कर लेते हैं, गाने याद कर लेते हैं।
हर चीज़ आपकी अजबर हो जाती है। फिल्म जो है इसमें तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सबसे बड़ा इस वक्त मीडिया है। जहाँ तक शायरों का ताल्लुक़ है फिल्म के साथ, जो उन्होंने गाने लिखे हैं वो किन किन सब्र आज़मा लम्हों से गुज़रते हैं और उसके बाद एक गाना तख्लीक़ होता है। इसको जावेद ज़्यादा जानते होंगे, मैं तो सिर्फ थोड़ी बहुत जानकारी के साथ ही आपको बतला सकती हूँ कि हमारी फ़िल्मों में बड़े बड़े शायरों ने भी गीत लिखे हैं। मतलब जोश साहब ने लिखे हैं फिल्मी गीत और बड़े अच्छे लिखे उन्होंने। उसमें जो गीत हैं उनमें उनकी शायरी की झलक नज़र आती है। हमारे ज़माने में देखिए जो शायर बहैसियत शायर के, अगर मैं गलत कह रही हूँ तो जावेद से पूछ लूँ कि मतलब बहुत से शायर ऐसे थे कि जिनका बहैसियत शायर इतना ऊंचा दर्जा नहीं था, लेकिन उन्होंने गीत दिए हैं। शायरी के फिल्म के ज़िक्र में बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो ज़रा डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन ये कि अब क्या किया जाए। मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये कहती हूँ कि जावेद ने बहुत गाने लिखे हैं, अब तो बेशुमार गाने हैं, घंटों गुजर जाएंगे। पिछली दफ़ा भी 3-4 घंटे तक आप लोग सिर्फ जावेद ही के लिखे हुए गाने सुनते रहे। लेकिन होता ये है कि शायर अगर अपनी ज़ुबान से और ज़ुबान की नज़ाकतों से, मुहावरों से और उसकी खूबसूरती से वाकिफ़ हो तो वो फिल्मी गीत में भी नज़र आती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ख़राब शायर जो है वो अच्छा फिल्मी गीत लिखे, नहीं, उसको ज़ुबान पे इख्तियार पूरा होना चाहिए, तभी वो फिल्मी गीत लिख सकता है, वरना वो नहीं लिख सकता, क्योंकि इसके भी मराहिल बहुत ज़्यादा होते हैं। फिल्मी गीत बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि अच्छे नहीं होते लेकिन वो मकबूल हो जाते हैं, ये लोगों की समझ और उनका मजाक होता है। लेकिन बहुत सारे फिल्मी गीत ऐसे भी हैं कि जिन्हें हम अदबी हैसियत के यानी के सामने रख सकते हैं। और जैसा कि मैं कहती हूँ, इनसे भी मैं अभी यही बात कह रही थी कि इनके बहुत से गीत जो मुझे याद हैं, मुझे वो शायराना हैसियत से याद हैं कि उसमें पूरी शेरियत मौजूद है। और अगर आप फिल्मों के गानों की तारीख़ देखेंगे तो आपको बहुत से गाने ऐसे, मिसाल के तौर पे साहिर का एक गाना है जो सबको आता है, और जिस वक्त वो बजता है या बजाया जाता है या सुनाया जाता है, उसकी शेरी खूबियों के साथ आप उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और वो गाना जिसके अल्फाज नहायत सीधे साधे हैं, अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, ये शेरियत की एक मुकम्मल तस्वीर है। इसमें आप जावेद से बात कीजिए, वो आपको ज़्यादा सही तरीके से बता सकेंगे कि किन किन मराहिल से गुज़रना पड़ता है जब कहीं जाकर एक अच्छा मुतरन्निम खूबसूरत गीत पैदा होता है। अभी ज़रा आपने साहिर का ये बताया, जी। जावेद साहब का भी कोई ऐसा गाना बताएं मैं जिसकी आपको बता शेरियत सकती हूँ, ऐसी हो मुझे कि जो दिल कई गाने बता सकते आपने मेरी इज्जत बहुत खतरे में डाल दी। फर्ज कर लीजिए उन्हें एक भी ना याद हो तो नो मुझे नहीं, तो मेरी मुझे तो यहाँ बहुत नाक याद कट है। जाएगी। मुझे बहुत याद है। आपने बहुत मुझे खतरनाक जगह डाल दिया है। चलिए, आप इनकी बातों आपको पर याद ना आए यकीन तो ना मैं याद करें। दिला दूँ। हाँ, फिर याद दिला दीजिएगा मुझे। देखिए, एक मुझे इनका गाना मैं आपको बताती हूँ, उसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है, किसी तरह का कहीं नहीं है, लेकिन मानवियत और शेरियत उसमें भरपूर है। अगर मैं गलत पढ़ूँ तो सही कर देना। नहीं, वो मैंने देखा ही गलत था आपसे। कुछ न कहो, कुछ भी न कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, समय है? हाँ। तुमको खबर है, मुझको पता है, समय का ये पल थम सा गया है, समय का और एक पल में कोई नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ एक मैं हूँ और एक तुम हो, क्या कहना है, क्या सुनना है। अब आपने देखा कि इसमें कितनी बड़ी बात आसान लफ्ज़ों में समो दी गई है, और इस पल में सिर्फ एक तुम हो, सिर्फ एक मैं हूँ, समय का ये पल थम सा गया है। तो
जो शायर के जहन में जिस वक्त शेरियत होती है, ये बात देखिए, कई आपको मिसालें मैं बहुत दे सकती हूँ, लेकिन चूंकि हमारा कोई ख़ास मौजू नहीं है, शायरी भी है, हम फिल्मी गानों का भी तस्करा करेंगे, एक दूसरे की कभी कभी तारीफ़ भी करेंगे, कभी बुराई भी कर देंगे, लेकिन ये है कि मिला जुला के ये मौजू हम आपके सामने ही रख रहे हैं। ये अदील मियाँ, आप देखें क्या किस किस्म का सवाल करते हैं। एक गाना तो मैंने आपको जावेद साहब का सुना दिया, 100 सुना सकती हूँ, अब आप बता दीजिए। ज़रा सी गहरी बात की कोशिश, क्योंकि पीछे फिर यही होगा धमाल। वो ये है कि एक क्राफ्ट है राइटर का, पोइट का, और एक पैशन है। अब ये दोनों मुतजाद भी हैं, मुतसादम भी हैं कि जब पैशन है तो फिर कोई लॉजिक रीज़न कुछ नहीं है। अब तो पैशन है, एक इश्क है, एक उभार है, एक साहट है। लेकिन जो क्राफ्ट है उसने एक पैराए में रहना है, लफ्ज़ कौन सा कहाँ आना है, इसका वज़न कितना है, सिचुएशन कैसी है। ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है, ये एक गिरफ्त में कैसे रहता है, क्योंकि जैसे ही आप क्राफ्ट पे तवज्जो देंगे तो पैशन की तरफ से नज़र चूक जाएगी। जब पैशनेट होंगे तो होशमंदी नहीं रहेगी, क्राफ्ट छूट जाएगा हाथ से। ये इकट्ठे कैसे चलेंगे दोनों? देखिए, ये सिर्फ पोइट्री की बात नहीं है, दुनिया का तमाम आर्ट जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन में, एक अजीब कॉन्ट्रडिक्शन में ही प्रोड्यूस होता है। बिकॉज एवरी आर्ट हैज़ टू साइड्स। On one hand, you have imagination, you have emotion, you have passion, you have fantasy, you have dreams. On the other hand, you have craft. You have total cold-blooded logic. जो पाइथागोरस एक ग्रीक फिलोसफर था, जिसने कोई 3,500 साल पहले एक बात कही है कि एट वन लेवल म्यूजिक इज प्योर मैथमेटिक्स, विच इज़ ट्रू एंड विच इज़ ट्रू ऑफ पोइट्री ऑल्सो। हालांकि लोग इस गलतफहमी में होते हैं कि जो फ्री वर्स है उसमें कोई मीटर नहीं होता, वो ऐसा नहीं है। ये ऐसा है जैसे कि आप बिलीव करें कि राग में कोई मीटर नहीं होता। जब राग गा रहा आदमी, एक गाना होता है उसमें बराबर की लाइनें होती हैं, लेकिन जब एक उस्ताद बैठ के कोई राग यमन गा रहा है तो यमन की एक तान लंबी होगी, एक छोटी होगी, एक मंदली होगी, एक जाके अचानक रुक जाएगी, एक चलती जाएगी, मगर उसके अंदर जो स्कैनिंग है वो 4, 8, 12, 16 ये नहीं हो सकता कि मैथमेटिक्स 19 पे ख़त्म हो जाए, नहीं, वो नहीं होगा, 20 पे होगी, 24 पे होगी। तो उसका अपना अंदर एक ताल चल रही होती है। ये जो एक फ्रॉड चला है, इट इज़ अ टोटल फ्रॉड, जिसका नाम है प्रोज पोइट्री। अरे भाई, जिस तरह से मतलब मुर्दा जिंदा नहीं होता है, उसी तरह से प्रोज पोइट्री नहीं हो सकती। कुछ नहीं, बकवास है, बिल्कुल बकवास। You at the most you can say poetic prose, हाँ, कि जो शायराना प्रोज है, प्रोज है वो तो तुम उसे प्रोज जो है उसको एडजेक्टिव और नाउन बना रहे हो पोइट्री, बिल्कुल गलत, फ्रॉड है ये एक दफ़ा मैंने फैज साहब से पूछा था कि फैज साहब, आपको इतने बरस हो गए लिखते हुए, आपने कभी नसरी नज़म नहीं लिखी, प्रोज पोइट्री नहीं लिखी? तो उन्होंने पता है मुझे क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, हमसे आई नहीं, हमें आती ही नहीं, बहुत कोशिश की, आई ही नहीं, मीटर से बाहर ही नहीं जा पाए। नहीं रिदम में ही रह रहा है। और ये सच है, आप अगर थोड़ा भी सुर में गा लेते हैं, आप ट्राई कीजिए बेसुरा गाना करके देखिए, नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। मैं जाता हूँ कहीं फंक्शन में जहाँ कुछ म्यूज़िक हो रही, तो पूरा जो ऑडियंस बैठी होती है वो क्लैप कर रही होती है, और सही क्लैप कर रही होती है। एक होता है उसमें जो बेताला, कड़वा बादाम, जो बेताला होता है, मैं उसको ढूंढ लेता हूँ, कहाँ है वो मिल जाता है, वो बाकी लोग यहाँ बजा रहे। तो ये जो ऐसे ताली बजाते हैं ना, ये नसरी नज़्म लिखते हैं। पर आपने एक नॉवेल पढ़ा, सबने पढ़ा होगा, उमराव जान अदा, जो उसकी फिल्म भी बन गई। उसमें आखिरी बाब में पूछते हैं कि उमराव साहब, फलां साहब तो आप पे फरेफ्ता थे, आपने क्यों नहीं उससे शादी कर ली? उन्होंने कहा, हाँ, प्याम तो दिया था, मगर हमेशा गलत सम पे सर हिला देते थे, इसलिए मैंने उनसे शादी नहीं की। तो मतलब ये कि ये जो ताल का मेल जोल है, ये शायरी में भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि म्यूज़िक में है, क्योंकि ये बुनियादी तौर से शायरी में भी एक अंडर करंट जिसे कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता म्यूज़िक है, अगर वो नहीं है तो फिर वो शायरी नहीं है।
जी। ये बात हम अब वो आपसे किस्सा कहना क्या चाहते है कि ऐसे देखिए जी, बुराई करने में जो मज़ा है वो सही बात करने में नहीं है। नहीं तो मेरा दिल लग गया था हम लोगों का बुराई करने में, वो हम कर चुके। अब सवाल का जो जवाब है जो इन्होंने पूछा था, तो ये एक इन अ वे इट्स एन एक्सरसाइज इन स्किज़ोफ्रेनिया कि एक ही वक्त में दो काम आप कर रहे हैं जो कि मतदात हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक तरफ आप लिखते वक्त इमोशनल हैं और आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, हाँ सही है। और दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं नहीं, इसमें ये अलिफ दब रहा है थोड़ा, ये अलिफ यहाँ पूरा इस्तेमाल नहीं हो सकता है, तो यहाँ आप ये तो न जो है ये ना के मीटर में आ रहा है, ये सब भी देख रहे हैं आप। वही दिमाग, दरअसल हमारा दिमाग भी जो है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। हम अपने कॉन्शियस माइंड को ब्रेन समझते हैं। कॉन्शियस माइंड हमारा ऐसा है जैसे हमारे घर में ड्राइंग रूम और उसके साथ ही छोटा सा ऑफिस, ये है कॉन्शियस माइंड। उसके बाद कितने कमरे हैं, कितने उसमें गलियां हैं, गलियां दरवाजे हैं, कितने अटैक्स हैं, कितने बेसमेंट हैं, उसका कोई हिसाब नहीं। और वो सारा घर आपका देखा हुआ नहीं है, आपका है ज़रूर, आपने सारे कमरे ठीक से देखे हुए नहीं हैं, आपको मालूम ही नहीं है कि आपके पास क्या क्या है, वो सबकॉन्शियसली बैठा हुआ है। जब आप एक टॉपिक में डूबते हैं, ये पेंटर के लिए भी सही है, सिंगर के लिए भी सही है, राइटर के लिए और पोइट के लिए भी सही है। जब आप इसमें डूब गए और आप सोच रहे हैं क्या करूं, और फिर थक के थोड़े से हार जाते हैं, तब आपका सबकॉन्शियस कहता है कि चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ थोड़ी। अभी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत दिनों से मेरे पास रखी थी, तुम्हारे काम आ जाएंगी, ले लो। ये जैसे मुल्कों के बीच में नो मैन लैंड है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हम तो कई बार लाहौर गए हैं पैदल चल के, तो बीच में एक नो मैन लैंड है, दुनिया के तमाम मुल्कों के बीच में है। वैसे ही शऊर और लाशऊर के बीच में भी एक नो मैन लैंड है, और पोइट्री और अच्छा अदब और अच्छा आर्ट उस नो मैन लैंड पे क्रिएट होते हैं। क्या कहना? उधर से मदद आती है थोड़ी, कुछ इधर से कोशिश आती है, तब होता है। जिस दिन मैं समझने लगूं कि मैं इतना होशियार हूं कि कुछ भी कर देता हूं, तो उधर से मदद बंद हो जाएगी। तो राइटर में जब तक ह्यूमिलिटी रहती है, आर्टिस्ट में जब तक ह्यूमिलिटी रहती है कि कुछ है जो अभी मेरे पास कॉन्शियस माइंड में नहीं है, शायद आ जाए, और अपने आप को सरेंडर करे अपने काम को, तब वो धीरे धीरे बनता है। आपको ऐसे अल्फाज याद आते हैं जो आपको पता ही नहीं था कि आप जानते थे अल्फाज। आपको ऐसी थॉट आती हैं जो उन्हें खुद समझने में कभी कभी वक्त लगता है। ऐसा होता है कि शायर एक नज्म लिख दे बिल्कुल सही। और उसके माने वो महीने भर बाद समझे, ये पॉसिबल है। हालांकि आजकल शायर ऐसे नज़में ज़्यादा लिख रहे हैं जो महीने भर बाद उन्हें मालूम होता है कि इसमें कोई माने नहीं, वो एक अलग किस्सा है। लेकिन ये जो है ये एक मैजिक है, ये जो इसमें जादू तो क्रिएटिविटी जादू है है। ये पूरी आदमी के हाथ में नहीं है। नहीं है। ये कुछ आपके, आप एक मोटी मिसाल देता हूँ मैं, आप बहुत ही भद्दी समझिए। आपने अपनी कार कहीं पार्क की, बैठे अंदर गए, अब आपको चाबी नहीं मिल रही, बहुत ढूंढा, यहाँ गया भी, कहाँ कहाँ गया था मैं, अच्छा इस कमरे में, यहाँ गया था, नहीं मिल रही है। थक हार के बैठ गए। उसने, आपके मेज़बान ने कहा चलिए ठीक है वो मिल जाएगी तो हम दे देंगे, आपको हमारी गाड़ी छोड़ देगी, बैठिए ना आराम से बात कीजिए। अब आप उससे बात कर रहे हैं दुनिया की, ट्रम्प जीत गया तो क्या होगा, इस पे बात करें। अचानक आपको याद आता है कि आपने कहाँ रखी थी। ये होता है ना, ये कैसे अचानक याद आता है? आप तो ट्रम्प के बारे में बात कर रहे थे। आपके दिमाग का एक हिस्सा था जो लगा हुआ था, चाबी कहाँ रखी थी, कुंजी कहाँ छोड़ी थी, और वो जब उसे याद आता है वो आपके शऊर को, कॉन्शियस माइंड को दे देता है। तो आपको लगता है अचानक याद आया, याद नहीं आया, आपके ब्रेन का एक टुकड़ा था वो इसी पे काम कर रहा था। ऐसे ही इसमें है। ये ज़रा थोड़ी सी प्रोजेक्ट मिसाल है, लेकिन यही होता है कि जब आप एक जज्बे में, एक ख्याल में, एक तसव्वुर में डूबते हैं और आपको अपनी बेबसी का एहसास होता है कि मैं क्यों नहीं कह पा रहा हूँ जो कहीं है आसपास मेरे, फिर धीरे से वो कॉन्शियस माइंड आपकी मदद करता है। And you, sometimes it happens, and any writer will tell you, any painter will tell you, कि आप हैरत से अपना काम देख रहे होते हैं कि ये अब आगे मैं क्या लिखने वाला हूँ, कौन से अल्फाज में लिखूँगा। आप वॉच कर रहे होते हैं अपने आप को। कभी कभी ऐसा भी होता है। क्या कहना, बोलिए।
देखिए ऐसी अच्छी अच्छी आपने बातें सुनी, मेरे भी जहन में एक चीज़ आई। देखिए हर शायर के जहन में, दिल में एक जज बैठा होता है। ये और बात है कि वो उस जज की बात सुनता बहुत कम है, लेकिन वो बताता है। जैसे कि अभी जावेद ने कहा कि ये जो चीज़ आप लिख रहे हैं, ये लफ्ज़ जो आपने इस्तेमाल किया है, ये ठीक नहीं है। अगर आप उसकी बात सुन लें और उस पर आप मेहनत कर लें तो फिर चीज़ जगमगाना शुरू करती है। ये सबके साथ होता है। एक एक चीज़ को लोगों ने 10-10 दफ़ा लिखा है, जांचा है, फिर साफ़ किया है, फिर देखा है, फिर लिखा है, तब कहीं जाके एक चीज़ होती है। एक बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ ख़ास तौर से, कि शायरी हो, जिस अदब के बारे में मैं कहना चाहती हूँ, चाहे वो नस्र हो या नज़्म हो, आदमी वही अच्छा शेर कह सकता है जो अपने चारों तरफ का दर्द महसूस करता है। ये दर्द उसकी ज़ात में शामिल हो जाता है। इसीलिए शायरी को मौलाना रूम ने जुज़स्त पैगंबरी भी कहा। एक साहब ने कहा कि शेर कहना जो काम है वो मुरस्ससास का काम है, जो नग जड़ता है। किसी ने शायरी के लिए कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, आते हैं अर्श से ये मज़ामी ख़याल में। ये नहीं होता है। शायरी अपने जहन, अपने जज्बात और अपने अतराफ़ के हालात से मुतासर होती है। देखिए जब मुसीबतें आती हैं, शहर बर्बाद होते हैं, तो शहरों के मलबों के ऊपर आके एक बड़ा शायर बैठता है। अहमद शाह अब्दाली की जंगों के बाद कौन बैठा? मीर बैठा। देखिए आप 1857 के बाद जब हंगामे के बाद कौन बैठा? गालिब बैठ गया आगे। उसके बाद आप देखते जाइए, कहीं ना कहीं हमारे ज़माने में 47 में जो कुछ भी हुआ, आके कौन तख्त पे बैठा? फैज़ बैठ गए। ये चीज़ें होती हैं। मलबों के ऊपर बड़े शायर नमूदार हो जाते हैं, इसलिए कि उनके जहन में वो तमाम बातें एक तरह से उनके जहन में जज्ब हो जाती हैं। वो मुसीबतें, वो हंगामे, वो हक तलफियाँ, वो तलखियाँ उनके शेर में ढलती हैं। वही अल्फाज होते हैं जो हम और आप गुफ्तगू में कहते हैं, ये वो फला चुनी चुना, क्या हो गया, क्यों हो गया। अरे हर वो लफ्ज़ जो आप गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं, जब शेर में जाता है, शेर की लाइन में, मिसरे की लाइन में आता है, तो उसके मानी ही बदल जाते हैं, मानी बदल जाते हैं। एक मामूली सा लफ्ज़ है तो, आप इसको देख लीजिए, ये तो ये हो गया, ये तो यूं हो गया, तो कैसा, ते वाओ, ज़रा सा अलिफ यूं करके तो। लेकिन जब शायर के मिसरे में आता है, मानी बदल जाती है। जैसे मैं आपको मिसाल देती हूँ, सब आने वाले आ गए, अपने पर आए तो, पर जिनका इंतज़ार था वो ही ना आए तो। अब ये तो बदल गया, खत्म हो गया। मैं आपको बताऊं, काफ बयानिया हम उसे कहते हैं, काफ और यूं करके के जो जुमले के बीच में आता है। नज़ीर अकबर आबादी ने काफ बयानिया से शेर शुरू किया है। उसने कहा है कि वो शोख जिस घर में मेहमान होगा, कि वो शोख जिस, इसमें जब वो बड़ी ये वाला के नहीं है, कि वो शोख जिस घर में मेहमान होगा, क़यामत का उस घर में सामान होगा। ये मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि शायरी की ज़ुबान में अल्फाज अपना चोला बदल लेते हैं। जो आप गुफ्तगू के दौरान इस्तेमाल करते हैं, जब वो शेर में चला जाता है, पिरो लिया जाता है मोती की तरह से, वो जगमगाता है, उसकी शक्ल बदल जाती है, उसमें से शुआ फूटती है, लौ देता है। और ये ज़रापा जी, एक शायर के लिए लफ्ज़ वही है जो एक पेंटर के लिए रंग है। एग्जैक्ट। कोई शक नहीं, वो कैसे कहाँ इस्तेमाल करे, उनमें ज़िंदगी आ जाएगी। रंग तो ऐसे पढ़ो तो क्या है, कुछ भी नहीं। मगर एक बात ज़रापा, मैं तमाम एहतराम के साथ आपसे डिसएग्री करना चाहूँगा। हाँ, ज़रूर कीजिए। कि शायर जो है वो अपने ज़मानो मकान से आगाह होता है, दुनिया में क्या तबाही, क्या बर्बादी हो रही है, उसका पूरा उसमें एहसास होता है। तो ये अगर हम इस नतीजे पे पहुँचे कि
तो नतीजा ये निकलता है कि हर शायर बहुत अच्छा आदमी होता है, हर शायर अच्छा आदमी होता है। हालांकि ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं। कभी कभी शायर अच्छे आदमी होते हैं, ज़्यादातर शायर अच्छे लोग नहीं होते, और उन्हें होना भी नहीं चाहिए। अब हर बात आदमी समझ में आती कैसे है, अच्छा हो? बात समझ में आती है। हाँ। भाई कितनी नेकी करे आदमी, इतनी शायरी में अच्छी अच्छी बातें कर, आप जिंदगी में भी करे वो। आप तो सिर्फ जिंदगी में है, तो आप बेहतर है जिंदगी में अच्छी बातें कीजिए। सच ये है कि आदमी जो है वो एक है नहीं। वो मैं शेर आपको हमारे बुजुर्गों के नाम इन्वॉल्व हैं तो मैं शायद नाम लेने से हिचकिचाऊंगा, लेकिन मैंने ज़िंदगी में ऐसे शायर देखे जो इतनी हसास शायरी करते हैं, इतनी पाकीज़ा शायरी करते हैं कि ऐसा लगता है कि आसमान से ही उतरी हो। ये क्या एहसास है, ये क्या इसमें नफासत है। वो अपनी पर्सनल ज़िंदगी में कॉन्स्टेंटली वल्गर बातें करते रहते हैं, गालियाँ बकते हैं। ये सच है, बिकॉज एक आदमी के अंदर बहुत से आदमी होते हैं। ये बिल्कुल सही वो कहा। अच्छा 3 तरह के लोग हैं। एक जैसा लिखते हैं वैसे वो हैं, एक जैसा लिखते हैं उससे बिल्कुल अलग लोग हैं, एक जो ज़रा मिले जुले से हैं। मतलब कृष्णचंद्र बहुत बड़े अदीब थे, मैं उनका फ़ैन हूँ। और मेरी जो पहली शायरी की किताब थी, अमूमन होता है नस्र की किताब पे बाहर एक शेर लिखा होता है, मेरी शायरी की किताब पे पहले पेज पे कृष्णचंद्र की नस्र लिखी थी कोटेशन की तरह। वो इतने मतलब मैंने उनकी, मैं खुशकिस्मत हूँ कि इन लोगों के मैं बहुत करीब रहा हूँ। मैंने उनकी मैन्युस्क्रिप्ट देखी हैं, 80 पेज में एक लफ्ज़ कटा हुआ नहीं। आप पलटते जाइए, लिखा हुआ है, बस एक हाथ से लिखा हुआ, और हाथ से लिखते थे। वही आदमी 3 जुमले एक साथ नहीं बोल सकता था। बोलने में ही वॉज बिल्कुल सो ऑकवर्ड, जब बात कर रहा है तो बोल नहीं सकता। इस्मत आपा जो थी, जैसा बोलती थी वैसा लिखती थी, जैसा लिखती थी वैसा बोलती थी। ऐसे भी लोग देखे हैं जिनकी शायरी में इतना इथीरियल क्वालिटी है। पर्सनल लाइफ में वल्गर और क्रूड लोग हैं, लालची लोग हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है, वो एक हिस्सा है जहन का जो इसे ले रहा है और उससे रिएक्ट कर रहा है, बाकी हिस्सा कुछ और है। ये पॉसिबल है, उसी शख्स की दूसरी शख्सियत। मुझे तो, जैसे मैं, माफ़ कीजिएगा आप लोगों में कुछ लोगों को शायद थोड़ा ख़राब भी लगे, मैं ऐसे लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ जो रिलीजियस है मगर अच्छे लोग हैं। ये सही। मैं ये बात आपसे दिल से कह रहा हूँ। एंड आई हैव अ रैशनल, अ लॉजिक बिहाइंड इट। मेरे पास एक लॉजिक है। देखिए, एक आदमी अगर सुबह इबादत करने जाता है, वो मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, चर्च में जाता है, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, तो वो जब बाहर निकलता है तो ये महसूस करता है ना कि मैंने एक अच्छा काम किया। अच्छा काम किया उसने। हर काम की एक लिमिट है। आप इतना वज़न उठा सकते हैं, इससे ज़्यादा वज़न नहीं उठा सकते। आप इतनी दूर भाग सकते हैं, उससे दूर नहीं भाग सकते। आप इतनी दूर देख सकते हैं, इससे दूर नहीं देख सकते। आप इतनी दूर की आवाज़ सुन सकते हैं, उसके बाद नहीं। हर चीज़ का कोटा है। कॉमन सेंस कि आप में, कॉमन सेंस कहता है कि आप में नेकी का भी कोई तो कोटा होगा कि इतना आप कर सकते। तो उस नेकी के कोटे को हम 10 यूनिट्स में तब्दील कर देते हैं, बल्कि 5 में बेहतर रहेगा। 5 में आपने उसे कर दिया, तो आपने जब 5 वक्त नमाज पढ़ी तो आपको लगा ना 5 अच्छे काम किए आपने। बिल्कुल सही किए कि नहीं किए? किए। यकीन आपने अपना कोटा इसके लिए इस्तेमाल किया इबादत में। मैं करता नहीं हूँ, मैं क्या करूँ? मुझे तो किसी की मदद करनी पड़ेगी, किसी को रोटी खिलानी पड़ेगी, किसी की स्कूल की फीस देनी पड़ेगी। ये आदमी इबादत भी करता है, उसके बाद भी नेकियां कर रहा है, तो इसका कोटा तो बहुत बड़ा है नेकी का। कमाल की बात। मैं आई रिस्पेक्ट दिस मैन। मेरे लिए तो नेक होना बहुत आसान है, इसके लिए मुश्किल है। तो आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट पीपल हु, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पोएट्स, इन स्पाइट ऑफ गुड राइटर्स, दे आर गुड पीपल ऑल्सो। इसलिए कि वैसे भी गुड पीपल थोड़े से बोरिंग होते हैं। तो अब आप कुछ फिल्मी बात। जो बिगड़े होते हैं ना लोग, वो दुनिया में तरह तरह के तजुर्बे, तरह तरह की चीज़ें, जो सीधे रास्ते पे चल रहा है बेचारा, होता नहीं, एक सा आदमी, उसे ज़्यादा तजुर्बा होता भी नहीं है, उसके बावजूद ही अच्छा राइटर है, उसके बावजूद ही अच्छा पोएट है, रिस्पेक्टेबल बात है। और अगर वो बदमाश है राइटर या पोएट, तो बिल्कुल समझ में आने वाली बात। बदमाशी खुल जाए। किसी ने अच्छी बात कही है कि आप दुनिया से लड़िए तो खिताबत पैदा होती है, अपने आप से लड़िए तो फिर शायरी पैदा होती है।
मुझे इसी से एक सवाल मेरे जहन में आया जो जिक्र किया था जावेद साहब ने कि कुछ शायर ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। मेरे जहन में ऐसे एक शायर आए फैज़ साहब, तो उनका सवाल मैंने आपसे पूछना है, आप दोनों से, और वो ये है कि उन्होंने एक नज़म लिखी जेल में, और जब लिख ली तो साथ ख़त भी लिखा एलिस को, अपनी बेगम को, और कहा कि लोग समझते हैं कि किसी शायर के लिए आसान होता है कि बस लिख दी, लेकिन लोग ये नहीं देखते कि किस कदर अर्क रेज़ी करनी पड़ती है और एक एक लफ्ज़ को ऐसे तलाश करना पड़ता है कि वो नगीने की तरह आकर बैठे और उसको निकालो, और उसके बाद देखते हैं कि हाँ भाई इसका वज़न पूरा है, एहसास पूरा है। और ये जो उन्होंने नज़म लिखी ये है जिंदा की एक शाम। मैं आपको उसका एक शेर सुनाया दूंगा, फिर मैंने सवाल इससे जुड़ा हुआ पूछना है। शाम के पेचो हम सितारों। और वो ऐसे होती है कि वो जेल में हैं और बाहर देख रहे हैं, और फैज़ साहब ये कहते हैं कि शाम के पेचुखम सितारों से जीना जीना उतर रही है रात, यूं सबा पास से गुजरती है जैसे कह दी किसी ने प्यार की बात। अब वाह कह रहे हैं तो मैं पूरी सुना देता हूँ। सहने जिंदा के बेवतन अशजार, सर निगूं महव है बनाने में दामने आसमां पे नक्शो निगार, शाना बाम पे दमकता है मेहरबान चांदनी का दस्ते जमील, खाक में घुल गई है आब नजूम, नूर में घुल गया है अर्श का नील, सब्ज गोशों में नीलगूं साए लहलहाते हैं जिस तरह दिल में मौजे दर्द फिराक यार है। दिल से पहम ख्याल कहता है इतनी शीरीं है जिंदगी इस पल, जुल्म का जहर घोलने वाले कामरा हो सकेंगे आज ना कल, जलवागाहे विसाल की शमे वो बुझा भी चुके अगर तो क्या, चांद को गुल करें तो हम जाने। सर इसके एक बात मैं कहना चाहूँगा, दुनिया में 3 तरह के आर्टिस्ट हैं। 3 तरह के आर्टिस्ट है, तो उनको तो जाने दीजिए, वो ख़राब है, उन्हें भूल जाइए, जो काउंट हम कर रहे हैं उनमें। एक वो जो आदमी बड़े हैं, टैलेंट छोटा है, लेकिन क्योंकि उनके यहाँ बड़ी थिंकिंग है और अच्छे लोग हैं, टैलेंट इतना नहीं, तो अपने टैलेंट को भी इज्जत दिला लेते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका टैलेंट बड़ा है लेकिन आदमी बहुत छोटे और घटिया है, तो अक्सर ये होता है कि वो अपने टैलेंट को भी नीचे खींच लेते हैं, लेकिन बेपनाह टैलेंट हो तो वो इस घटियापन को भी ऊपर ले आता है। तीसरे वो हैं जो आदमी भी बड़े हैं और टैलेंट भी बड़ा है। क्या कहना? तो आप जिस शायर का जिक्र कर रहे थे वो उन रेयर पोएट्स में थे जो आदमी बड़ा था और शायर भी बड़ा, यानी कोई फर्क ही नहीं है। वो गालिब था, वो फैज़ था, मगर बाकी जो है इसमें है, ये कुछ लोग होते हैं टैलेंट इतना नहीं है लेकिन कुछ उनकी समझदारी दुनियादारी ऐसी होती है कि उसके ऊपर इज्जत दिला लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं बहुत अच्छे शायर होते हैं, वह आदमी इतने घटिया होते हैं कि अपनी शायरी को भी नीचे ले आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि घटिया होते हैं लेकिन उनकी शायरी इतनी ज़बरदस्त होती है कि उस घटियापन के बावजूद ऊपर चली जाती है। और कुछ होते हैं जो आदमी भी बड़े होते हैं और शायर भी बड़े, और ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा बहुत कम वो होता कभी है। 100-150 साल में एक बार हो जाता है। ये बात मैं इसलिए कह सकती हूँ कि मैं थोड़ा सा मेरा कुर्ब रहा है फैज़ साहब के साथ। उनकी शख्सियत में और उनकी शायरी में कोई फ़र्क ही नहीं था। जो मुलायमत और जो अंदाज़, जो नरमी, जो धीमापन, एक लिहाज से शराफत, मुलायमत, ये सब चीज़ उनकी शख्सियत में उसी तरह थी जैसे उनकी शायरी में थी, जैसी उनकी गुफ्तगू में थी। बात जावेद ने बिल्कुल आपके सामने सही कही कि ये ज़रूरी नहीं है कि शायर अच्छा हो तो आदमी अच्छा हो, आदमी अच्छा हो तो शायर अच्छा हो। कहा भी यही जाता है। हमारे एक बहुत अच्छे शायर थे, उनके बारे में लोग कहते थे तरह तरह की बातें, लेकिन वो शायर बहुत अच्छे थे। तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा मैं लिखते वक्त कोई और होता हूँ। सही है, मैं लिखते वक्त वो होता ही नहीं हूँ जो मैं हूँ। सही। इस जवाब अच्छा, वो हम दोनों ने एक्सचेंज नहीं किया नाम, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये भी उसी का जिक्र करें जिसका मैं हम दोनों को पता है वो कौन है। चूंकि बुराई में लुत्फ बहुत आता है तो मैं यही सिलसिला रोक दूं। मुझे एक सवाल भी पूछना है। हाँ पूछिए। हम भी पढ़े हैं राहों में। ये बताइए कि एक तो
क्राफ्ट एक चीज़ है, एक तपस्या है, अर्गरेजी जिसको फैज़ साहब कहते थे कि उसको चीज़ को तलाश करना है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं, या शायर या आर्टिस्ट भी, कि अच्छा भी रात के पिछले पहर मुझे कुछ ऐसा होता है, कुछ उतरता है ऊपर से, कुछ अता होता है। तो आर्ट फॉर्म जो है वो क्या इंसान के थ्रू गुजर कर जाती है, और इंसान जो है वो सिर्फ महज एक प्याला है जिसमें कुछ आता है, या उसका अपना भी कुछ उसमें है कि जोर लगाने से, सीखने से क्या सीखा जा सकता है ये काम? ये आर्ट ऊपर से अगर आता है तो उसी जबान में क्यों आता है जो आप जानते हैं? भाई चाइनीज में आ जाए, ग्रीक में आ जाए, सही। ये ऊपर ऊपर कुछ है नहीं, समझे? ऊपर सिर्फ पोल्यूटेड हवाएं हैं आजकल। बाकी ये कि जहाँ तक नीचे की बात है, वही आपका जो लाशऊर है उसे आप ऊपर समझते हैं, वो आपके सर के ही अंदर है। अगर वो रगें जो आपके ब्रेन को आपसे कनेक्ट करती हैं वो बिल्कुल। काट दिए जाएं तो बिल्कुल ऊपर से कुछ नहीं आने वाला। कुछ नहीं आता, बिल्कुल सही। ज़रापा मुझे एक शरारत करनी है आपके साथ, वो ये है कि साहिर से लेके, फैज़ से लेके, जूश से लेके, जावेद साहब से लेके, इन सब लोगों ने अपनी शायरी भी की और कुछ ने ज़्यादा, कुछ ने कम, फिल्मी गीत लिखे। आपने फिल्मी गीत नहीं लिखे, ये क्या, ये खुद इंतखाब किया ना लिखने का? मुझसे आए नहीं, जैसे उनका मुझसे फिल्मी गीत लिखना आसान काम नहीं है। मैंने देखा है किन किन मुश्किलों से इन पे तो गुजरी होगी, मैंने तो आंखों से देखा है मैं कि भाई वो म्यूज़िक डायरेक्टर अलग कुछ निकाल रहा है धुन, शायर का लफ्ज़ फिट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये तो यही बता सकेंगे किन मुश्किलों से आदमी गुजरता है। तो मुझसे आए, हाँ सीरियल का मुखड़ा हुआ करा, किसी ने कहा ये लिख दीजिए तो मैंने लिखा है। बाकी मेरा दिल बहुत है कि मैं भी कोई अच्छा सा फिल्मी गीत लिखूँ, मगर मुझसे आया ही नहीं तो मैं क्या करती। देखिए, जिन पे गुजरी होगी, मुझ पे तो कुछ नहीं गुजरी, मैं कुछ लोगों पे ज़रूर गुजरा हूँ। जहाँ मेरी मर्जी की बात नहीं हुई, मुझे लगा राय लोगों की सुनना बुरी बात नहीं, आप सुनिए, अगर वो सही राय दे रहा है मान भी जाइए, आपका ही काम बेहतर होगा। लेकिन अगर लगे कि ये जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ ये जाहिल है और गलत राय दे रहा है, तो मैं उसका काम छोड़ देता हूँ, मैं करता ही नहीं। तो उसके बाद क्या है, अगर तुम्हें हमारी बात पे भरोसा नहीं तो तुम किसी और को ले लो, मैं छोड़ देता हूँ। एक You are in a position to do that. नहीं, ये पोजीशन में कभी नहीं होता आदमी, इसका ताल्लुक पोजीशन से नहीं है, मिजाज से। अगर बेचारा किसी को जरूरत हो, उसको डांट भी रहा है। नहीं, मुझे भी ज़रूरत रही है, मैं तो शुरू से ऐसे ही था। अच्छा। मैं एक पिक्चर कर रहा था, सरहदी लुटेरा, 100 रुपये महीना पे डायलॉग लिख रहा था, 100 रुपये महीना। तो और मेरी उम्र थी 21 या 22 साल जब मैं नया गया। तो वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने क्लाइमैक्स में शेख मुख्तार के डायलॉग, स्टंट फिल्म थी सरहदी लुटेरा। अच्छा भाई, वो कौन देखने वाला है, कहीं सी फटीचर से सिनेमा हाउस में 3-4 हफ्ते चलेगी, चली जाएगी, कोई जानता भी नहीं उसे। मेरे डायलॉग उसने क्लाइमैक्स में चेंज कर दिए, मैंने वो 100 रुपये महीना की नौकरी छोड़ दी। मैंने कहा वो आप, मैं नहीं कर सकता, मेरा नाम मत दीजिएगा। मेरा नाम जानता कौन था? तो वो आपका ये कभी जो पोजीशन की बात है ना, वो जैसे कंजूस आदमी तो कंजूस ही रहेगा, वो चाहे उसके पास करोड़ों हो तब भी कंजूस रहेगा। डरपोक आदमी को आप पिस्तौल देंगी तो बहादुर हो जाएगा क्या? वो डरपोक ही रहेगा। ये मिजाज की बात है, ये पोजीशन की बात नहीं है, देखा जाएगा जो भी होगा। हम तो सारी ज़िंदगी ऐसे ही जिए। मैं एक शायर मेरे पास आए, कहने लगे आप मेरी मदद कर दीजिए, क्योंकि हीरो जो है वो पाइप के ज़रिए हीरोइन के कमरे में जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि गाने में पाइप का लफ्ज़ आ जाए। मैंने कहा आप कितना ही अच्छा गाना क्यों ना बना लें, पाइप उसमें डालेंगे तो कैसे आएगा भाई, कैसे हो? वो कह रहे हैं कि नहीं, पाइप के ज़रिए चूँकि वो चढ़ के जा रहा है तो आप इसका बताइए, कुछ बना दीजिए, पाइप को रोमांटिक बना दीजिए। भाई कैसे बना दे? अरे मिश्रा मैं दे देता हूँ, बाकी आप कर लीजिए। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश पाइप। न उतारे न बने, जो चढ़ाए न चढ़े और उतारे न बने। हो गया? मैं नहीं पाई। एक मैं ये सब्जेक्ट मेरा, मैं एक बात बताऊँ, देखिए फ़र्क है। मैंने भी कई गाने इस तरह के लिखे हैं जिस पे लोग एतराज़ करते हैं। फ़र्क ये है कि आप अगर एक सेमिनार में बोल रहे हैं, यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इस टॉपिक को अच्छी तरह जानते हैं, तो आपकी वोकैबुलरी, आपके बोलने का अंदाज, आपका इशारा, आपकी अलामतें कुछ और होंगी। अगर आप वही बात 25,000 आदमी के मजमे से कहना चाह रहे हैं तो आप दूसरी तरह से वो बात कहेंगे। ये जो है
जॉनर कोई अच्छी और बुरी नहीं होती है। आप अच्छा फिल्मी गाना लिख सकते हैं, एक इंतहाई बुरी गज़ल लिख सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये आपका नहीं है। मिसाल तौर पे अगर शेक्सपियर ने शाइलॉक के डायलॉग लिखे तो इसके मतलब नहीं है कि शेक्सपियर जो था वो जू हेटर था। ये शाइलॉक का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, वो जो विलन का पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मतलब कल को आप कहें तुम तो डकैत रह चुके हो, तुमने गब्बर सिंह के डायलॉग लिखे, तो वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू मेरा नहीं है। इसी तरह गाने भी होते हैं, गानों की एक सिचुएशन होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें किस तरह की ज़बान पाइप भी आ सकता है गाने में, कोई गलत नहीं, लेकिन आप एक कॉमन मैन के लिए एक इस तरह की सिचुएशन के लिए सही लिख रहे हैं कि नहीं। मिसाल के तौर पर मैंने गाना लिखा था जिस पे मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया, और बल्कि मैं एक मरतबा कराची गया था तो एक अदबी महफिल में दाखिल हुआ तो पीछे से किसी ने आवाज़ दी मुझे कि आप थी वहाँ, हाँ। कि वो सुनाइए 1 2 3 4। 1 2 3 पढ़ा। हाँ, तो मैंने कहा सुना देता हूँ आपको, उसमें क्या है, सबसे पहले वही सुनिए और अगर ख़राब लगे तो हुट भी कीजिएगा। ये क्या है? अरे भाई सिचुएशन ये थी कि एक लड़की है जो नौटंकी में काम करती है। अब नौटंकी में मेरे ख्याल से अगर वो स्टेज पे गा रही होती कावे कावे सख्त जानी है तनाई न पूछ, तो कुछ ठीक ही नहीं लगता, तो मुनासिब नहीं होता शायद। तो ऐसा गाना होना चाहिए जो नौटंकी का लगे। अच्छा, हमारे मुल्क में बर्रे सगीर में एक ट्रेडिशन रही है जिसे 12 मासा कहते हैं। 12 मासा मतलब एक बिरहन ये डिस्क्राइब करती है कि ये मैंने एक एक महीना तेरे बगैर कैसे गुजारा। मैंने उस 12 मासा को श्रिंक करके 1 महीने में डाल दिया, वो ट्रेडिशन को। मैं आप लोगों को सुनाता हूँ उसके अंतरे, जो कभी किसी ने सुने नहीं शायद। वो 13 पे तो नाचना शुरू कर देते हैं, तो फिर सुनेंगे कैसे आगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करूं दिन गिन गिन के इंतज़ार, आजा पिया आई बहार। 14 को तेरा संदेशा आया, 15 को आऊँगा ये कहलाया, 14 को आया ना 15 को तू, तड़पा के तूने मुझे क्या पाया, 16 को भी 16 किए थे सिंगार, आजा पिया आई बहार। 17 को चमजी संग छूट गया, 18 को दिल टूट गया, रो रो गुजारा मैंने सारा 19, 20 को दिल के टुकड़े हुए 20, फिर भी नहीं दिल से गया तेरा प्यार, आजा पिया आई बहार। 21 बीती, 22 गई, 23 गुजरी, 24 गई, 25 26 ने मारा मुझे, बिरहा की चक्की में मैं पिस गई, दिन बस महीने के हैं और 4, आजा पिया आई बहार। ये एक प्योरिटन एटीट्यूड है, ये हाई नोज किए हुए स्नॉब्स का, कि जो चीज़ कॉमन मैन की समझ में आए वो ख़राब है, ये उनका अंदाज़ा है। अरे भैया, तो फिर सारे फोक सॉन्ग बकवास है। हाँ। तुम सारी फोक म्यूजिक को कहो कि ये बहुत ही सब स्टैंडर्ड चीज़ है, ये क्या बात है? कहाँ क्या सिचुएशन है, क्या मीनिंग? मैंने मीनिंगलेस गाने लिखे हैं इसलिए कि डिमांड थी उनकी। पूरे गाने में एक वर्ड मीनिंग नहीं रखता, आप लिख के दिखाइए, बहुत मुश्किल काम है। मीनिंगलेस बात कर लेना, जब बामाने बात करना चाह रहे हैं आप तो आसान है। हाँ, लेकिन मीनिंगलेस को मीनिंगलेस बना के लिखना बहुत मुश्किल काम। जिब्रिश, हाँ दर्द डिस्को, वो पूरा मीनिंगलेस गाना है, उसकी ज़रूरत थी फिल्म में। या ये कि उसके अलावा एक और गाना दरमियान एक पिक्चर थी, उसमें एक गाना मैंने लिखा है 2 अंतरों के साथ, आई हैव नॉट यूज्ड अ सिंगल वर्ड ओनली साउंड्स, वहाँ वो ज़रूरत थी। तो ये आप जो अ राइटर इज़ अ काइंड ऑफ अ डोमेंट एक्टर, उसको रोल दिया गया है ये कि आप ये कर लीजिए, तो वो कर रहा है, वो कैरेक्टर करेगा, उस कैरेक्टर की वो डिमांड है, उस सिचुएशन की वो डिमांड। और अगर आप नहीं कर सकते तो ये आपकी इनकेपेबिलिटी है, आपके पास इतना एल्बो रूम क्यों नहीं है। जब आप, मैंने जो जगजीत के लिए गज़लें लिखी हैं, 2-3 मैंने एल्बम किए, उनमें से एक भी गज़ल जो पब्लिश थी वो अलग बात, वरना जो मैंने उसके लिए लिखी एक भी मेरी किताबों में नहीं। वो बीच के लोगों के लिए जो गज़ल्स के शौकीन होते ना, दे लव गज़ल, वो उनके लिए लिखी है। तो ठीक है, वो एक कमर्शियल एक्सरसाइज है, दे पेड मी वेल, मैंने उनको वैसा लिख के दे दिया, जाओ खुश रहो, मैं अपनी किताब में थोड़ी रखूँगा उसे। नहीं, ये बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छी बात आपने सुनी। ये अभी जो नज़्म सुनाई अदील ने फैज़ साहब की, तो मैंने फैज़ साहब से पूछा था कि ये इमेजरी कैसे आप, सहने ज़िंदा के बेवतन अशजार,
सरनिगूं महव हैं बनाने में दामने आसमां पे नक्शो निगार। ये क्या क्या कैसे आया ये जहन में? तो उन्होंने कहा भाई सीधी सी बात है, जेल के सलाखों में से जितना आसमान नज़र आता था 2-4 ऊंचे दरख्त नज़र आते थे, फासला बहुत था, तो हमें यूं लगता था कि वो आसमान में चिपके हुए हैं, आसमान से बिल्कुल लगे हुए हैं। इसीलिए यूं लगता, एक लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि हमें यूं महसूस होता था जैसे किसी ने आसमान पर मनब्बतकारी कर रखी हो। अब मनब्बतकारी के मानी नहीं, मनब्बतकारी जरदोज़ी जैसे कि निकालते हैं कपड़ों के ऊपर, उस हमें लगता था कि किसी ने फूल बेल आसमान पे बना दिए। तो ये इमेजरी उस वक्त हमारे जहन में आई। अजीब आदमी थे कि उन्होंने कभी अपनी शायरी पर या किसी और पे, यानी मैंने उनको कोई नाज करते हुए कभी नहीं देखा, बल्कि मैंने तो उनको हमेशा एक मतलब भाई हम कहाँ भाई, हमारी सदी में तो हो गया एक शायर इकबाल हो गया। किसी ने कहा नहीं हमारी सदी के तो आप ही हैं। भाई वो तो इकबाल हो गए। बात यह है कि शायरी की जो सल्तनत है वो बड़ी अजीब सल्तनत होती है। बड़ी मुश्किल से एक सदी में आके एक शायर मसनद सदारत पे बैठता है और बाकी तो काम चलते रहते हैं। तो यह है कि इकबाल हो गया, हम तो गुड सेकंड डिवीज़न में हैं। हमेशा कहते थे कि एक सेकंड डिवीज़न। देखिए फैज साहब अफोर्ड कर सकते थे मॉडेस्ट होना, हम लोग नहीं कर सकते थे। हम कहेंगे तो लोग मान जाएंगे। नहीं, तुम गुड सेकंड डिवीज़न में अब नहीं हो भाई, इसीलिए तो कह रहे हो ये बात। देखिए एक और बात बताओ, शायर से पूछना कि तुमने कैसे लिखा, वो कुछ बता देगा, एक्सप्लेनेशन दे देगा। तो अब एक्सप्लेनेशन दे दी तो फिर हम भी वैसे ही लिखने लगे। अब तो हमारे पास है, ऐसा नहीं होता है। वो जिस वक्त वो लिख रहे थे वो कोई वाकई को और एक अजीब, एक वजद में, एक अजीब तरह के माहौल में, एक अजीब दुनिया में थे, तो लिख लिया। फिर दुनिया से वापस आए तो उनका छवि लोगों को सुना देते हैं। ये अगर इतना आसान हो कि शायर बता दे ये तरीका करने का, तो फिर सब फैज़ अहमद फैज़ हो जाना बस। हाँ, ये इकबाल ने 100 साल में एक ना हो। इकबाल ने भी ये लिखा है, जावेद, उन्होंने कहा बहुत सी नज़में जो हैं वो कैसे हो गई, कैसे मेरे जहन में आए हैं, कैसे वो लफ्ज़ आए, ये मेरी समझ में हाँ, नहीं तो बाद आया। में तो उन्होंने काफ़ी ऐसी नज़में लिखी, न लिखते तो अच्छा था। साथियों, ऐसी गुफ्तगू होती रहेगी। फ़िराक साहब से माजरत, हल्की सी गुस्ताखी मैं कर रहा हूँ। आने वाली नस्लें तुम पर फ़ख्र करेंगी हम मसरो, जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने इनको देखा है। ज़हरा आपा और जावेद साहब का शुक्रिया, जश्न रेख्ता का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।